बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इल्मी रूम यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। मेरी माँ बाबी से बहुत नफरत करती और हर वक्त बांझ होने के ताने दिया करती थी। फिर एक दिन बाबी को पीर बाबा से दम करवाने ले गई। लेकिन जैसे ही बाबी घर वापस आई तो बाई से कहने लगी, तुम्हारी माँ मुझसे गलत काम करवाती है। लेकिन बाई ने झूठ समझा। हकीकत जानने के लिए अगली बार मैं भी चोरी चोरी पीछे चली गई और जब वहां पहुंची तो हैरान रह गई, क्योंकि चार मर्द एक साथ ही बाबी की। ये वाकया आज से 4 साल पहले मेरी बाबी की जिंदगी में पेश आया था, जिसे सुनकर आपके रोंगटे भी खड़े हो जाएंगे। शादी के 2 साल गुजरने के बावजूद भी मेरी बाबी औलाद जैसी नेमत से महरूम थी। इसी वजह से मेरी माँ उसे हर वक्त कड़वी कड़वी बातें सुनाती रहती थी। आज भी कुछ ऐसा ही हुआ था। मोहल्ले की चंद औरतें मेरी माँ से मिलने आईं तो बाबी को देखते ही सवाल करने लगी, बहू खुशखबरी कब सुना रही है फिर। अम्मा उनकी बातों को हंसकर टालती रही, मगर जूं ही वो औरतें घर से चली गईं तो बाबी की शामत आ गई। अम्मा बाबी को कहने लगी, मुझे तो लगता है तू बांझ है, तुझसे मेरे बेटे को औलाद नहीं मिलने वाली। अम्मी के अल्फाज सुनकर बाबी का चेहरा सुर्ख हो चुका था। वो कहने लगी कि ये सब तो खुदा के हाथ में है, वो जब चाहे अता कर दे। उस रोज के बाद से तो अम्मा का मामूल ही बन चुका था। वो रोजाना बाबी को हर बात पर ताने देने लगी थी। बाबी बेचारी छुप छुप कर रोती रहती। मेरी माँ थी भी काफी सख्त मिजाज की, उनके सामने किसी की भी नहीं चलती थी। एक महीने के बाद बाई शहर से वापस आया तो उसके आते ही अम्मा ने बाई से दो टोक बात करते हुए कहा कि तेरी बीवी बांझ है, अब इसका इलाज दम और तावीज़ों से ही हो सकता है। अगर तू इजाजत दे तो तेरी बीवी का रूहानी इलाज करवा दूं। बाई ने आज से पहले कभी अम्मा की नाफरमानी नहीं की थी, जो अब करता। बाई फौरन कहने लगा, अम्मी आपको जो बेहतर लगे आप वो करें। भाभी का चेहरा उस पल उतर गया था। वो परेशान सी बाई को देखने लगी। अगले ही रोज मगरिब के बाद अम्मा ने भाभी को तैयार होने का कहा और खुद भी नए कपड़े पहनकर तैयार हो गई। जिस पीर बाबा के पास अम्मा ने भी भाभी को लेकर जाना था, वो रात के पहर ही अपने आस्थाने पर बैठता था। भाभी ने पहले तो जाने से साफ इनकार कर दिया, क्योंकि उन्हें किसी पीर बाबा पर यकीन नहीं था। मगर जब बाई ने भी अम्मा का साथ देते हुए हामी भरी तो भाभी को ना चाहते हुए भी उनके साथ जाना पड़ा। तकरीबन रात के 10 बजे थे जब अम्मा और भाभी घर में दाखिल हुई। वो दिन मैं अपनी जिंदगी में कभी भी नहीं भूल सकती थी, जब भाभी उजड़े हुए हुलिये में घर में दाखिल हुई। मैं उस वक्त शहर में ही मौजूद थी। मुझे देखकर भाभी फौरन मेरे गले से लिपटकर ज़ारों कतार रोने लगी। वो इस कदर रो रही थी कि उसकी हिचकी बंद नहीं हो रही थी। मैं हैरानगी से बस उन्हीं को देख रही थी। आखिर ऐसा भी क्या हो गया था जो भाभी इस कदर रो रही थी। अम्मा मुझसे चंद कदम दूर खड़ी गुस्से वाली नजरों से भाभी को घूरने लगी। मैंने भाभी को खुद से अलग किया और पूछने लगी कि आखिर हुआ क्या है, वो इस कदर डरी हुई क्यों है। उनका पूरा वजूद ठंडा हो चुका था। यूं महसूस होता था जैसे उनके वजूद में खून ही बाकी ना रहा हो। वो कांप रही थी। तभी बाई भी बाहर आ गया और भाभी को इस हालत में देखकर उसकी आंखें हैरत से फैल गईं। भाभी ने जब बाई को अपने सामने देखा तो बिलक बिलक कर रोते हुए वो बाई का बाजू थाम कर रोने लगी और बोली कि सलीम, खाला ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। मैं तो इनकी बहू थी। काश ये सब होने से पहले मेरी मौत वाकया हो जाती, मैं मर जाती, मगर कभी ये दिन ना देखना पड़ता। भाभी बात को गोल कर रही थी। तजस्सुस बढ़ता जा रहा था। ना तो अम्मा कुछ बता रही थी और ना ही भाभी बात खुलकर कर रही थी। आखिर पीर बाबा ने ऐसा भी क्या कह दिया था जो भाभी का रो रो कर ये हाल हो चुका था। शायद वो कभी मां नहीं बन सकती थी। इस पर मेरे दिमाग में सबसे पहला यही अंदेशा आया। मेरा दिल डूबने लगा था। तभी भाभी ने रोते हुए जो बात कही, वो सुनकर मेरे होश उड़ गए थे। मुझे तो अपने कानों पर यकीन नहीं आ रहा था। आखिर भाभी इतनी घटिया बात कर भी कैसे सकती थी। भाभी रोते हुए बोली, सलीम, खाला मुझसे गलत काम करवाती हैं। आज तुम्हारी माँ ने मेरी इज्जत तार तार करवा दी। मैं तो आपसे नजरें मिलाने के काबिल भी नहीं रही। भाभी के ये अल्फाज सुनने थे कि बाई ने एक जोरदार थप्पड़ उनके मुंह पर दे मारा। भाभी जो थप्पड़ के लिए तैयार नहीं थी, जाकर अम्मा के कदमों में गिर गई। मैं डर कर 2 कदम पीछे हटी थी। बाई का गुस्सा सातवीं आसमान पर था। आज से पहले मैंने बाई को इतने शदीद गुस्से में कभी नहीं देखा था। वो भाभी का चेहरा दबोच कर बोले, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ पर इतना गंदा इल्जाम लगाने की। अगर नहीं जाना चाहती थी तो ऐसे ही बोल देती, इतना बड़ा झूठ बोलने की क्या जरूरत थी। बेचारी भाभी पर बाई ने अनगिनत थप्पड़ों की बरसात कर दी। वो रोती रही और कहती रही कि मैं झूठ नहीं बोल रही, मुझ पर यकीन करें, मगर बाई ने उसकी एक ना सुनी।
मैं अपनी जगह पर खड़ी कभी अम्मा तो कभी बाबी को देख रही थी। एक पल को तो मुझे बाबी पर गुस्सा आया। आखिर वो इतना बड़ा इल्जाम कैसे लगा सकती थी मेरी माँ पर। फिर बाई ने बाबी को मारकर कमरे में दफा हो जाने का कहा तो अम्मा ने ऊंची आवाज में रोना शुरू कर दिया और रोकर कहने लगी, ये सिला दिया है तुम्हारी बीवी ने। मैं इसके और तुम्हारे भले के लिए इतनी दूर पीर बाबा के पास लेकर गई ताकि तुम लोगों का मसला हल हो सके, मगर ये इतना गंदा इल्जाम अपनी माँ जैसी सास पर लगा रही है। क्या इसको एक बार भी शर्म नहीं आई? ये सब सुनने से पहले मैं इस दुनिया से चली जाती तो अच्छा था। अम्मी को रोता हुआ देखकर बाई और गुस्से में आ गया और फिर जो गालम गलोच मुंह में आया वो बाबी को सुनाने लगा। वो बाबी की जगह खुद अम्मी से माफी मांगने लगा। अम्मा ने इस पर साफ लफ्जों में कह दिया कि अब मेरा तुझसे और तेरी बीवी से कोई ताल्लुक नहीं है, चाहे तुम लोगों के यहाँ औलाद हो या ना हो। मैं अपने ऊपर कोई तोहमत बर्दाश्त नहीं कर सकती। अम्मी की सारी बातें बाबी उनसे चंद कदम दूर खड़ी सिसक सिसक कर रोते हुए सुन रही थी। मगर बाई ने उसी पल अम्मा को कह दिया कि आपको पीछे हटने की कोई जरूरत नहीं है। ये आपके साथ बाबा जी के आस्थाने पर जरूर जाएगी, बल्कि मैं इसे वहां खुद छोड़कर आऊंगा। बाबी तो सदमे से कमरे में रोते हुए जा चुकी थी। जैसे तैसे वो बेचैन सी रात गुजरी और सुबह का सूरज निकला। सारी रात बाबी लाउंज में ही फर्श पर घुटनों में सर रखे रोती रही। एक लड़की होकर वो कैसे अपने किरदार पर इतनी गिरी हुई बात कह सकती थी? कुछ ना कुछ तो वहां जरूर हुआ था। हो सकता है अम्मा भी सच कह रही हो, मगर झूठ बाबी भी नहीं बोल रही थी। उस रोज एक बार फिर बाई ने बाबी को जबरदस्ती अम्मा के साथ पीर के पास जाने का कहा तो बाबी रोते हुए जिद में आ गई। वो कहने लगी कि मैं मर जाऊंगी मगर दोबारा वहां नहीं जाऊंगी। इतना सुनकर बाई ने जो बात कही उसे सुनकर बाबी का चेहरा जर्द पड़ गया। बाई गुस्से से बोला, अगर 1 साल के अंदर अंदर मुझे तुमसे औलाद ना हुई तो मैं तुम्हारे सर पर सोतन ले आऊंगा और हो सकता है फिर तुझे तलाक दे दूं। बेहतरी इसी में है कि अम्मा की हर बात को मान लो और जाकर पीर बाबा से अपना इलाज करवा लो। बाबी तो खामोश हो चुकी थी। बेचारी वैसे ही यतीम थी। माँ ने मुश्किल से रुखसत किया था। अब अगर जिंदगी में ऐसी परेशानियां आ जाती तो वो कहाँ जाती? बाबी बिल्कुल चुप हो चुकी थी। शाम हुई तो अम्मा के साथ खामोशी से पीर बाबा के पास चली गई। ये सिलसिला चंद दिन तक चलता रहा। भाई जब वापस शहर जाने लगा तो बाबी उसके जाने तक बस एक ही बात करती रही कि खुदारा मेरी बात पर यकीन कर लो, तुम्हारी माँ मुझसे गलत काम करवा रही है। मेरी इज्जत की हिफाजत करो, मैं मर जाऊंगी। मगर बाई कुछ न कहता, उल्टा बाबी को मारने पीटने लगता। एक दिन बाबी अकेली बिखरी हुई हालत में बैठी रो रही थी। अम्मा उस वक्त घर पर नहीं थी, इसलिए मैं चुपके से उनके कमरे में चली गई। उनकी हालत देखकर मुझे उन पर शदीद तरस आया था। एक हफ्ते के अंदर अंदर वो कितनी कमजोर हो चुकी थी। उसके चेहरे की लाली अब जर्दी में बदल चुकी थी। मुझे देखकर बाबी पागलों जैसी हरकतें करने लगी। मुझे तो वो अपने होशो हवास में नहीं लग रही थी। मुझे अपने कमरे में देखकर फौरन मुझे थाम लिया और बोली, गुड़िया तुम तो मेरी बहन जैसी हो। क्या तुम्हें मेरी हालत देखकर लगता है कि मैं झूठ बोलूंगी? तुम्हारी माँ मुझसे गलत काम करवाती है। वो न जाने मुझसे किस बात का बदला ले रही है। मैं मजबूर हूँ, बेबस हूँ। मेरा कोई सुनने वाला नहीं है। तुम तो मुझ पर यकीन करो। मैं सच में बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुकी हूँ। मुझे अपनी माँ से बचा लो प्लीज। भाभी एक ही सांस में हाँफते हुए रोकर मुझसे यही बार बार कह रही थी। मैंने भाभी को उस पल तो खामोश करवा दिया, मगर मेरे दिल में कई सवालात ने जन्म ले लिया था। और फिर उस वाक़े के 3 दिन बाद जो हुआ, मेरा शक तो अब यकीन में बदल चुका था कि यकीनन अम्मा कुछ तो गलत भाभी के साथ कर रही हैं। भाभी की चीख पर जब मैंने दरवाजा एक झटके से खोला तो सामने भाभी का नाजुक चेहरा अम्मी की गिरफ्त में था। न जाने अम्मा उन्हें क्या कह रही थी। भाभी बहुत डर चुकी थी। मैंने फौरन उन्हें भाभी से अलग किया और कमरे में ले गई। अम्मी गुस्से से बोली, ये जानबूझकर तमाशा करती है। तुम इसकी बातों में हरगिज मत आना, ये तुम दोनों को मेरे खिलाफ भड़का देगी। मैं उस पर खामोश रही क्योंकि अम्मा के सामने बोलने की हिम्मत कम अज कम मुझ में नहीं थी। 2-3 दिन तक भाभी शदीद बुखार में तपती रही। उनका वजूद सूख कर कांटा हो चुका था। उन्हें कोई भी देखकर ये अंदाजा नहीं लगा सकता था कि ये वही अतिया है जिसका कुछ माह पहले मेरे भाई सलीम से निकाह हुआ था। मैं भी ठान चुकी थी कि अब इस राज से पर्दा उठाकर रहूंगी। अगले एक हफ्ते तक भाभी को अम्मा कहीं भी नहीं लेकर गई थी। भाभी हर वक्त रोती रहती और एक ही बात कहती कि मुझे अब जिंदा नहीं रहना। मेरी जिंदगी इस घर में आकर जहन्नम हो चुकी है। न जाने मैंने कौन सा गुनाह किया था जो मेरी शादी इस घर में हो गई, जहाँ ना शोहर को मुझ पर यकीन है और ना ही सास माँ बन सकी। भाभी के अल्फाज मेरे दिल पर कांच की तरह चुभते थे। मैं फैसला कर चुकी थी कि अब जब अम्मा भाभी को पीर बाबा के पास लेकर जाएंगी
तो मैं भी इनका पीछा जरूर करूंगी। आखिर वो भाभी को साथ ले जाकर क्या करती है जो वो इतना रोती है। मैंने 2-3 बार अम्मा से बातों बातों में पूछने की कोशिश भी की थी, मगर उनका कहना था कि पीर बाबा ने बताया है कि तुम्हारी भाभी को एक चुड़ैल की नजर लगी है। बस पीर बाबा वही नजर उतारने की खातिर गर्म अंगारे इसके आसपास रखकर कुछ अमल करते हैं और ये बेचारी डर जाती है और सब ड्रामे शुरू कर देती है। एक हफ्ता यूं ही गुजर गया। आज फिर मंगल का दिन था और भाभी को दोबारा पीर बाबा के पास जाने का वक्त आ चुका था। उनकी आंखें आज सूजी हुई थीं। रो रो कर उनकी आंखों से पानी भी खत्म हो चुका था। वो खामोशी से अम्मा के साथ जाने लगी। आज उनकी खामोशी न जाने क्यों मुझे अंदर ही अंदर किसी बड़े खतरे की घंटी लग रही थी। यूं ही वो दोनों घर से निकली। कुछ देर बाद मैं भी उनके पीछे पीछे खुद को बड़ी सफेद चादर में ढांप कर निकल पड़ी। आधे घंटे तक मैं उनका पीछा करती रही। आखिर चंद तंग गलियों से हमारा रिक्शा गुजरा और फिर एक घर के सामने रिक्शा रुक गया। मैं उनसे चंद कदम के फासले पर मौजूद थी जब अम्मा ने भाभी को झटक कर रिक्शे से उतारा और एक घर के अंदर ले जाने लगी। मैं भी खामोशी से उनके पीछे पीछे उस घर में दाखिल हो गई। शायद यही पीर बाबा का आस्थाना था, जहाँ चंद मर्दों खवातीन और भी मौजूद थे, जो मुझे अंदर दाखिल होता हुआ देखकर यूं घूरने लगे जैसे मैं कोई अलग मखलूक हूँ। अम्मा भाभी को एक कमरे में ले जा चुकी थी। मैं भी खामोशी से गैलरी से होती हुई छुप कर खड़ी हो गई। आखिर वो पीर साहब भाभी को दम करते कैसे थे जो वो इस कदर परेशान हो जाया करती थी। मैंने खिड़की से जब कमरे में जाकर देखा तो एक सब्ज रंग के पैरों तक आते लिबास में पीर बाबा बैठा था, जिसके सराहने 4-5 मर्द गोया उसके खादम मौजूद थे। भाभी को उनके दरमियान ले जाकर अम्मा ने जमीन पर पटक दिया। मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था क्योंकि मेरा दिमाग खतरे की घंटियां बजा रहा था। तभी वो बाबा उठा और उसने जो हरकत की वो देखकर मेरे पैरों के नीचे से जमीन निकल गई। मैं सांस लेना भूल चुकी थी, मगर उसी पल किसी ने मुझे अपनी गिरफ्त में ले लिया, मेरे मुंह पर हाथ रखा और उठाकर एक कमरे में ले जाने लगा। ये कैसा आस्ताना था? ये आस्ताना था भी या नहीं? कोई ऐसे कैसे मुझे हाथ भी लगा सकता था? मैं चकरा कर रह गई। तभी किसी ने मुझे बिस्तर पर पटक दिया। मैंने मुड़कर जब देखा तो सामने एक अनजान मर्द खड़ा था। मुझे उसे देखकर खौफ महसूस होने लगा। मैं चिल्लाने लगी, अम्मा और भाभी को आवाजें देने लगी। ये कोई पीर बाबा का आस्ताना नहीं था। अम्मा तो एक गलत जगह पर भाभी को लेकर आई थी। मैं चिल्ला रही थी, मगर तभी उस शख्स ने मेरे मुंह पर थप्पड़ मारकर खामोश करवाना चाहा। मैं हिम्मत करके उसे खुद से दूर करती कमरे से बाहर निकलने लगी, मगर दरवाजा तो बाहर से किसी ने लॉक किया हुआ था। मैं चीख चीख कर अम्मा को बुला रही थी। वो शख्स मेरे साथ जबरदस्ती कर रहा था। न जाने अगले ही लम्हे मेरे साथ क्या हो जाता कि तभी दरवाजा एक जोरदार झटके से खुला। सामने मेरी भाभी खड़ी थी। वो तेजी से भागकर मेरे करीब आई और मेज पर पड़ा गुलदान उठाकर उस शख्स के सर में दे मारा। दरवाजे में मेरी माँ भी खड़ी थी, जो हवास बाख्ता बुत बनी मुझे देख रही थी। मेरी चादर दूर फर्श पर गिरी थी। मेरे चेहरे पर कई खरोचों के निशान थे। मेरी कमीज कंधों से फट चुकी थी। भाभी ने फौरन चादर में मुझे लपेटा और सीने से लगाकर खामोश करवाने लगी। इससे पहले कि वो शख्स आगे बढ़कर कुछ करता, मेरी माँ उस शख्स को मार मार कर बाहर निकाल चुकी थी। आखिर उसकी हिम्मत भी कैसे हुई थी उनकी बेटी को हाथ लगाने की। वो कोई आस्ताना नहीं, बल्कि एक छोटा सा कोठा था। भाभी मुझे बाहर तक ले आई और रिक्शे में बिठा दिया। तब तक भाई भी वहां पहुंच गया था, क्योंकि मैंने भाई को यहाँ आने से पहले ही अपनी लोकेशन भेजकर अधूरी बात बताकर आने का कहा था। यहाँ जो कुछ हुआ, जब उसे पता चला तो वो अम्मा को 16 बार नजरों से देखने लगा। भाभी अभी भी खामोश थी, मगर अगले ही पल वो बेहोश होकर वहीं गली में गिर गई। उसके मुंह से खून जारी हो चुका था। हम फौरन उन्हें अस्पताल ले गए, जहाँ डॉक्टर्स ने बताया कि भाभी ने बहुत सी गोलियां एक साथ खा ली थी, जिससे इनके दिमाग की नस फट चुकी है। अगर इन्हें वक्त पर ना लाया जाता तो शायद ये बच ना सकती। अम्मा उस कोठे की मलका की दोस्त थी। बहू से बिला वजह का बैर और चंद पैसों के लालच में वो अपने ही बेटे की इज्जत खराब करवाती रही। आज जब अपनी बेटी पर बात आई तो उनकी रूह लर्ज गई। किसी ने सही कहा है, जैसा करोगे वैसा ही पलट कर आएगा, वो चाहे अच्छा हो या बुरा। भाई भाभी से पैरों में गिरकर माफी मांगता रहा। भाभी ने भी दिल बड़ा करके भाई को माफ कर दिया, मगर वो दोनों अम्मा को माफ न कर सके। उनका इतबार अम्मा से उठ चुका था। वो मुझे भी अपने साथ शहर ले गए। अम्मा अब रोती है, माफिया मांगती है, मगर भाई ने उनसे हर ताल्लुक खत्म कर दिया है। शादी के 3 साल बाद आज मेरी भाभी की गोद में एक बेटी है। बहुत अरसा लगा उन्हें माजी बोलने में, मगर भाई ने उनका बहुत साथ दिया है।
कभी कभी मैं सोचती हूँ कि भाभी का दिल सच में बहुत बड़ा है। मुझ पर मेरी इज्जत पर सिर्फ एक लम्हे के लिए एक दरिंदा हमला आवर हुआ तो मेरी जान निकल गई। मगर भाभी कितनी ही बार बेबस और मजबूर होकर इन दरिंदों का निशाना बनती रही थी। मजीद इस तरह के अच्छे अच्छे वाकयात सुनने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल इल्मी रूम को सब्सक्राइब लाजमी करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।